हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग रामचंद्र गुहा की फेमस बुक जो है इंडिया आफ्टर गांधी। गांधी का असैसिनेशन हो जाता है 30 जनवरी 1948। ठीक है, तो एक तरह से उसके बाद इंडिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए उसको लेके ये पूरी बुक है। में जो आज के वीडियो में हम लोग जो चैप्टर कवर करेंगे दैट इज रेफ्यूजीज एंड द रिपब्लिक। तो रेफ्यूजीज से यहाँ पे हमारा मतलब है जो पोस्ट पार्टीशन जो लोग आए इंडिया में, बोथ वेस्ट पाकिस्तान से प्लस जो ईस्ट पाकिस्तान जो है आज का प्रेजेंट डे बांग्लादेश है। उन रेफ्यूजीज ने क्या इश्यूज फेस किए, उनके क्या चैलेंजेस थे। और रिपब्लिक से यहाँ पे हमारा मतलब है इंडियन रिपब्लिक की बात हो रही है। ठीक है, जो फर्स्ट सेक्शन है इस बुक में ऑथर ने जो कुरुक्षेत्र जो एक जगह है दिल्ली के पास में, है ना, उससे ये पूरा चैप्टर शुरू किया है। तो कुरुक्षेत्र को उन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिंक करने की कोशिश करी है महाभारत के कुरुक्षेत्र से। और कैसे उन्होंने इसको लिंक किया है कि जो कुरुक्षेत्र है उसका जो सिग्निफिकेंस है महाभारत में, है ना, इंडियन जो एपिक है उसमें कुरुक्षेत्र इज द बैटल साइट। वो युद्ध क्षेत्र है जहाँ पे एक ही परिवार के दो लोग आपस में लड़ाई लड़ते हैं, कौरव और पांडव। तो ये वो साइट है जहाँ पे पहले भी, है ना, बहुत पहले महाभारत के टाइम में क्लोज जो रिलेटिव्स थे, किन थे, है ना, एक तरह से उन्होंने आपस में जो उनका जो बंटवारे को लेके जो लड़ाई था पूरा, है ना, उसको लेके लड़ाई हुआ। तो कहीं ना कहीं जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन होता है तो फिर से कुरुक्षेत्र एक टेम्परेरी साइट बन जाता है ना, जहाँ पे रेफ्यूजीज जो आए हैं, आपके मेनली पंजाब से जो रेफ्यूजीज आए हैं, पाकिस्तान से जो रेफ्यूजीज आए हैं, वहाँ पे वो लोग सेटल होते हैं। तो पार्टीशन भी क्या है, एक तरह से जो इंडिया के ही जो लोग हैं, है ना, पार्टीशन से पहले जो इंडियंस हैं, जो रिश्तेदार हैं आपस में, कहीं ना कहीं उनमें विभाजन हो जाता है। और वो जो रेफ्यूजीज की वजह से जो कुछ लोग बन जाते हैं और जो माइग्रेट करते हैं, है ना, पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से इंडिया में, तो वो लोग टेम्परेरीली सेटल हो जाते हैं कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र को एक तरह से उन्होंने बड़े ही, है ना, इस तरीके से उसको पूरा रिलेट किया है महाभारत के साथ। बुक में अगर हम लोग देखें इसमें, तो बुक में कुरुक्षेत्र की बात हो रही है और उसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई जो जब इंडिया जब आज़ाद होता है तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है गवर्नमेंट के पास, दो चैलेंजेस सबसे बड़े थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। एक तो ये कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, है ना, उनको हम लोग कैसे उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करें इंडिया में, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स को हम लोग हमारे में मर्ज करें। तो उसके ऊपर हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हमने वीडियो कवर कर लिया है, जिसका नाम है एप्पल्स इन द बास्केट। आज हम देखेंगे जो अनदर जो चैलेंज है कि जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं इंडिया में, है ना, ऑलमोस्ट 80 लाख रेफ्यूजीज आते हैं ईस्ट पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से, उनको कैसे, है ना, उनको वापस से एक रीस्टार्ट करें उनका लाइफ, उनके चैलेंजेस को कैसे एड्रेस करें। और उस पूरे प्रोसेस में जो हमारी लीडरशिप है, जो फाउंडिंग फादर्स हैं, नेहरू हैं, पटेल हैं, उन लोगों ने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं, उन्होंने क्या रोल प्ले किया है, वो हम लोग देखेंगे। कमिंग बैक टू कुरुक्षेत्र उस टाइम में लार्जेस्ट, बहुत सारे रेफ्यूजी कैंप्स बनाए गवर्नमेंट ने। तो जो लार्जेस्ट रेफ्यूजी कैंप था वो कुरुक्षेत्र था। और, है ना, यहाँ पे जो रेफ्यूजीज थे मेनली वो जो पंजाब है ना, पाकिस्तान वाला जो पंजाब है ना, जिसको कह सकते हैं वेस्ट पंजाब है, वहाँ से जो रेफ्यूजीज आए थे, हिंदूज एज वेल एज दी जो सिख जो रेफ्यूजीज आए थे। ठीक है, तो उसका एक तरह से वो एक टेम्परेरी रेफ्यूजी कैंप बनता है। और वो उसकी जो इनिशियल कैपेसिटी होती है ना, वो लगभग प्लानिंग करके चलते हैं कि 1 लाख रेफ्यूजीज को वहाँ पे हम लोग सेटल करेंगे, लेकिन टेम्परेरी सेटल करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो नंबर, है ना, जैसे इंडिया में होता है कि हमेशा एक डिमांड सप्लाई मिसमैच होता है। तो 3 लाख रेफ्यूजीज, है ना, वहाँ पे रहते हैं। जो 1 लाख के लिए प्लानिंग करेंगे और 3 लाख यदि लोग रहेंगे तो वहाँ पे सैनिटेशन का इशू होगा, वहाँ पे फूड का इशू होगा, वहाँ पे रोटी कपड़ा मकान का इशू हमेशा रहेगा। तो गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रोटी कपड़ा मकान का तो हमें टेक केयर करना ही है। साथ में जब तक इन रेफ्यूजीज को हम लोग परमानेंटली सेटल नहीं कर पाते हैं, उनको लैंड अलॉट नहीं कर पाते हैं, उनको फार्मर्स जो है उनको हम लोग लैंड नहीं दे पाते हैं, उनको घर नहीं दे पाते हैं, तब तक उनको एंटरटेन भी रखें, है ना, किसी प्रकार का कोई ऑलरेडी कम्युनल राइट्स हो रहे हैं या कोई और तरह का डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो इस बुक में यही दिया हुआ है कि जब ये लोग वेट कर रहे हैं, है ना, कुरुक्षेत्र के अंदर टेम्परेरी टेंट्स के अंदर रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो फिल्म प्रोजेक्टर्स होते हैं ना, वो अरेंज करती है कहीं से। और उस पर डिज्नी जो जैसे मिकी माउस है, डोनाल्ड डक है ना, उसकी मूवीज दिखाई जाती हैं हर दिन 2 घंटे।
तो वो 2 घंटे ऐसे होते हैं कि जो रेफ्यूजीज होते हैं वो अपना जो दुख दर्द है उसको वो लोग भूल जाते हैं मूवीज के माध्यम से। तो गवर्नमेंट उनको जैसे तैसे एंटरटेन करने की कोशिश कर रही है। और जो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये चीज़ दिया हुआ है कि रेफ्यूजीज मैंने कहा ना ईस्ट पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, वेस्ट पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, लेकिन आ, जो ईस्ट पाकिस्तान है, जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, वहाँ पे पीपल हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड कि पार्टीशन होना है, तो दे हैड ऑलरेडी स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू वेस्ट बंगाल या जो इंडियन साइड ऑफ बंगाल है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि है ना, ऐसा नहीं कि एक सडन एग्जोडस में है ना बड़ी मात्रा में लोग आए हैं, जबकि पंजाब के केस में क्या है, जब पार्टीशन होता है तो वो लोग ये कहीं ना कहीं मान के चलते हैं कि ये लास्ट आवर तक, है ना, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया वीडियोस में, कि लास्ट आवर तक पंजाबीज ये होप करते हैं, होपिंग अगेंस्ट द होप, कि ये पार्टीशन टल जाएगा और ये पार्टीशन नहीं होगा। लेकिन जब माउंट बेटन फाइनली डिक्लेयर कर देते हैं 3 जून का जो उनका प्लान है, तो ये इट बिकम्स ए रियलिटी। और वो टाइमली चूंकि माइग्रेट नहीं करते हैं, तो जब पार्टीशन हो जाता है तो उसके बाद सडन एग्जॉडस होता है वेस्ट पंजाब से हिंदूज का और सिख का, और बड़ी मात्रा में वो लोग इंडिया में माइग्रेट करते हैं। और इस प्रोसेस में पूरा कम्युनल राइट्स होते हैं ना, हैवी ब्लड बात होता है, जो कि बंगाल के केस में नहीं हुआ ना, क्योंकि वहाँ पे पीपल जो वेल ऑफ हिंदूज थे उन्होंने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया था, दे हैड ऑलरेडी माइग्रेटेड टू द इंडियन साइड ऑफ बंगाल। तो वहाँ पे आप पार्टीशन पे जब आप मूवीज देखेंगे तो जनरली जो वायलेंस हम दिखाते हैं, जो ब्लड बात हम लोग दिखाते हैं, जो इश्यूज हम लोग दिखाते हैं, वो जनरली पंजाब के ऊपर फोकस करता है, क्योंकि पंजाब में पार्टीशन के बाद एग्जॉडस होता है, जबकि बंगाल के केस में पहले ही लोग माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जब भी पार्टीशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो आपका पंजाब वाला एरिया, उस पर हम लोग है ना ज़्यादा फोकस करते हैं मूवीज़ के अंदर भी। तो इस बुक में ये दिया हुआ है कि जो कुरुक्षेत्र है वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है सरकार का ना, टेम्परेरी वहाँ पे रेफ्यूजी कैंप बनाती है। और जो रेफ्यूजीज आते हैं पंजाब से, वेस्ट पंजाब से, वो जनरली पेजेंट्स हैं, है ना, फार्मर्स हैं। तो अगर आप देखेंगे कि बंगाल के केस में क्या होता है कि जो हिंदूज छोड़ के आते हैं वो वन साइड माइग्रेशन है, मतलब इंडिया से कोई ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं बांग्लादेश में, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान से बहुत मात्रा में लोग आते हैं, तो वन वे मूवमेंट है। जबकि पंजाब के केस में क्या है कि मुस्लिम्स भी जा रहे हैं इंडिया से, माइग्रेट कर रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पंजाब से वेस्ट पंजाब में, और बड़ी ही मात्रा में सेम वे रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, वहाँ से हिंदू और सिख हैं वेस्ट पंजाब से, वो इंडियन साइड ऑफ पंजाब में या इंडिया में वो लोग आ रहे हैं। तो जो लोग जब माइग्रेट करते हैं, तो अगर आप देखें तो जो जो पंजाब है ना, वो फर्टाइल एरिया है, और जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वो कहीं ना कहीं ज्यादा फर्टाइल एरिया है। तो लोग जब अपना लैंड छोड़ के आते हैं तो वो ऑलमोस्ट 2.7 मिलियन हेक्टेयर लैंड छोड़ के आते हैं, प्लस पाकिस्तान का साइड वाला पंजाब जो लैंड है वो ज्यादा फर्टाइल है ना, 4 टाइम्स मोर फर्टाइल है उसका जो आउटपुट है। इंडियन साइड से जो मुस्लिम्स जाते हैं वो लगभग 1.9 मिलियन हेक्टेयर लैंड छोड़ के जाते हैं, तो कम लैंड छोड़ के जाते हैं, प्लस वो लैंड भी कम फर्टाइल है वीजावी जो पाकिस्तान वाला पंजाब वाला है। ठीक है, तो ये एक मिसमैच हो जाता है। तो जो अब हमें रेफ्यूजीज को सेटल करना है, तो लैंड है ना, इंडियन साइड में जो मुस्लिम जो लैंड छोड़ के गए हैं वो कम है, प्लस वो लेस फर्टाइल है। तो उसके लिए फिर एक आईसीएस ऑफिसर होते हैं, सरदार तारलोक सिंह, है ना, तारलोक सिंह जो है उनको, ही इज एन आईसीएस ऑफिसर, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएट होते हैं। तो वो अपना पूरा जो ट्रेनिंग है ना, एकेडमिक ट्रेनिंग है, उसको पूरा यूज करते हैं, और जो इंडियन साइड का जो लैंड जो छोड़ के गए हैं ना, उसको है ना एक स्टैंडर्ड डिवाइस करते हैं कि भाई अगर आप एक्स अमाउंट छोड़ के आए थे वेस्ट पंजाब में, तो आपको है ना वाई अमाउंट लैंड अलॉट होगा। तो उसके लिए इस चैप्टर में दिया हुआ है एक स्टैंडर्ड एकड़ एंड ग्रेडेड कट का एक वो फॉर्मूला निकाल के लाते हैं। तो इंडिया का जो 4 एकर्स ऑफ लैंड है दैट इज इक्वल टू वेस्ट पंजाब का जो 1 एकड़ लैंड है ना, वो एक इस तरह का रफ सा इक्वलेंस बनाते हैं। और फिर जो लोग हैं उनसे एप्लीकेशन से इन्वाइट करते हैं कि भाई ठीक है, हमने स्टार्टिंग में आपको लैंड अलॉट कर दिया है, अब हम आप कितना लैंड छोड़ गए हैं पाकिस्तान में, है ना, उसके प्रोपोर्शन में आपको लैंड देंगे। एग्जैक्ट लैंड तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि इंडिया में इतना लैंड नहीं है, लेकिन है ना ग्रेडेड कट के का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास 10 हेक्टेयर लैंड था तो कहीं ना कहीं हम आपको 25% कट करके 7.5 हेक्टेयर लैंड इंडिया में अलॉट कर देंगे। और जैसे जैसे आपका लैंड का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है ना कट है वो 50% 95% तक है ना ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बड़ा ही इनोवेटिव तरीके में जो पेजेंट्स हैं, जो हार्डवर्किंग सिख हैं, पंजाबीज हैं, उनको सरकार लैंड अलॉट करती है और उनको एक रीस्टार्ट होती है उनकी लाइफ फिर से नई इंडिया के अंदर, है ना। और उनको एक लैंड चाहिए होता है तो वो वर्क करते हैं और अपना लाइफ को रीबिल्ड तो कर लेते हैं, इस चैप्टर में लिखा हुआ है। सो इकोनॉमी तो रीबिल्ड हो जाती है, लेकिन जो सेंस ऑफ
लॉस है ना, वो परसिस्ट करता है। वो जो अपना घर बार छोड़ के आए हैं, जनरेशंस का अपना पूर्वजों का जो पंजाब में, वेस्ट पंजाब में जो उनका लैंड है वो लोग छोड़ के आए हैं, उसका भरपाई वो जो कल्चर है उसका कभी भी भरपाई नहीं हो सकता है। तो वही इस चैप्टर में लिखा हुआ है कि जो सिख होते हैं वो बहुत बड़ा लॉस उनको वहन करना पड़ता है। क्यों? उनका जो गुरुद्वारा है लाहौर में, जहाँ पे फेमस महाराजा रंजीत सिंह है, जहाँ जो दफनाया गया था, वो में रह जाता है, पाकिस्तान साइड में रह जाता है। प्लस जो इम्पोर्टेंट साइट है हमारे जो सिख रिलीजन, उसके जो फाउंडर हैं गुरु नानक साहब, है ना, उनका जो बर्थ प्लेस है नानकाना साहिब, है ना, वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान वाले साइड वाले पंजाब में रह जाता है। तो उसका भरपाई आज तक भी नहीं हो पाया। तो मे बी दे हैव रीबिल्ड देयर लाइफ, पंजाबी जो सिख हैं, बट कहीं ना कहीं उनके जो कल्चरल रॉन्ग्स हैं वो उसका भरपाई सरकार भी नहीं कर सकती और वो टाइम के साथ भरपाई नहीं हो पाता। तो उसकी बात इस चैप्टर में हो रही है। फिर जब हम सेक्शन सेकंड में मूव करते हैं बुक के अंदर, तो कुरुक्षेत्र की बात होगी। अब फरीदाबाद जो एक और अनदर सिटी है दिल्ली के पास में, उसकी बात होती है। तो चैप्टर में दिया हुआ है कि गवर्नमेंट जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं इंडिया में, डिफरेंट से आ रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से आ रहे हैं, वेस्ट पंजाब से आ रहे हैं, सिंध से आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टाउनशिप्स बिल्ड करती है। तो फरीदाबाद इज वन ऑफ दी ब्रांड न्यू टाउनशिप्स जो गवर्नमेंट हिंदू रेफ्यूजीज के लिए बिल्ड करती है, मेनली जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से पाकिस्तान से आए हैं। सो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि लोग चाहते हैं कि हम हमारे हाउसेस को खुद बिल्ड करें, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि नहीं नहीं, हम बिल्ड करवाएंगे आपको। किसके थ्रू? पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के थ्रू। तो एक काइंड ऑफ एक है ना, नेहरू के सामने लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि साहब आप हमें परमिशन दो। जो पीडब्ल्यूडी है वो तो ऑलरेडी इनफेमस है ना, पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेंट के नाम से या प्लंडर विदाउट डेंजर के नाम से। तो एक कॉम्प्रोमाइज रीच होता है जिसमें गवर्नमेंट कहती है ओके 40% ऑफ द हाउसेस जो हैं वो रेफ्यूजीज खुद बिल्ड करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द 60% वो गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी के थ्रू बिल्ड करेगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। सो इसमें फिर है ना फर्दर इसमें डिस्कस होता है कि लोग फरीदाबाद में सेटल हो रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली में सेटल हो रहे हैं, और जो दिल्ली का जो पूरा डेमोग्राफी है वो पार्टीशन के बाद पूरा चेंज हो जाता है। तो 1911 से अगर हम लोग पहले की बात करें तो मेनली जो दिल्ली का जो नेचर है वो मुस्लिम इन कैरेक्टर है ना, मुस्लिम इन कल्चर है, मुस्लिम इन कैरेक्टर है, वहाँ पे मुस्लिम्स ज़्यादा हैं। 1911 में क्या होता है कि जो कैलकाटा जो कैपिटल है ब्रिटिश इंडिया का, है ना, सो किंग जॉर्ज 5 का दरबार लगता है 1911 में, एंड दे टेक अ डिसीजन, है ना, दे टेक अ कॉल कि हम लोग कैलकाटा से हमारी कैपिटल कहाँ शिफ्ट करेंगे, दिल्ली शिफ्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम नेचर था, है ना, जो मुगल जो नेचर था हम कह सकते हैं, उसका इम्प्रिंट था, वो चेंज होने लगता है एंड इट बिकम्स ब्रिटिश इन नेचर। और 1947 के बाद जब पंजाबीज माइग्रेट करते हैं ह्यूज नंबर्स में, है ना, वेस्ट पंजाब से, तो ये जो पूरा जो कल्चर है दिल्ली का वो कहीं ना कहीं पंजाबी इन नेचर हो जाता है। सो जो मुस्लिम हैं, जो उर्दू स्पीकिंग जो हैं, वो दिल्ली से माइग्रेट कर जाते हैं पाकिस्तान में, और रिवर्स जो है वो पंजाबी जो हिंदू हैं, सिख हैं, है ना, जो पंजाबी स्पीकिंग है वो दिल्ली में सेटल हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज में, फेमस कॉलोनीज हैं दिल्ली के अंदर। सो बेसिकली दिल्ली बिकम्स ए पंजाबी सिटी इन कैरेक्टर एंड इन कल्चर पोस्ट 1950s, है ना, हम लोग बात करते हैं। तो ये पूरा उसकी बात हुई चैप्टर सेकंड, सेक्शन सेकंड में। फिर जब हम सेक्शन 3 में मूव करते हैं तो उसमें जो अनदर रेफ्यूजी ग्रुप है इंपॉर्टेंट जो इंडिया में आता है वो है सिंधी, है ना। तो उनके ऊपर थोड़ा सा कवरेज किया है इस चैप्टर के अंदर। तो सिंधी हैं जो एंटरप्राइजिंग लोग हैं, जो बिजनेस क्लास है ना, जो सिंध से आए हैं इंडिया के अंदर, वो लोग डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में माइग्रेट करते हैं। मेनली वो बॉम्बे में माइग्रेट करते हैं, पुणे में माइग्रेट करते हैं, है ना, और अहमदाबाद में माइग्रेट करते हैं। तो सिंधीज जो हैं उनका बहुत बड़ा लॉस होता है ना, कहीं पंजाबी जो आए वेस्ट पंजाब से, उनको इंडियन साइड में एक पंजाब मिल गया, तो कहीं ना कहीं सेंस ऑफ बिलोंगिंग तो है, उनके पास कुछ रिस्टार्ट करने को तो है, लेकिन जो सिंधी है ना, पूरा का पूरा सिंध पाकिस्तान में रह गया, तो दे हैव नथिंग, नो प्लेस टू कॉल देयर ओन होम। तो उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। सिंधी आपको पता हो, सिंध रीजन में जो सिंधीज थे वो वहाँ के जो लैंड था उसको ओन करते थे बड़ी मात्रा में। वहाँ की जो पब्लिक सर्विसेज है, गवर्नमेंट सर्विसेज थे, उसमें भी वो लोग एक्सेल करते थे, उनका डोमिनेंस था, प्लस बिजनेस और ट्रेड में भी उनका डोमिनेंस था। वो सारा का सारा उनका पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में रह जाता है, दे हैव टू रीस्टार्ट देयर लाइफ। ना उनके पास कोई सिंध है पंजाब की तरह इंडियन साइड में, और वो लोग सेटल हो जाते हैं बॉम्बे, अहमदाबाद, पुणे में, है ना। और मेनली और फिर क्या होता है कि सिंधी आपको पता ही है कि दे आर वेरी स्मार्ट एट बिजनेस। तो जब गुजरातीज जो हैं और जो महाराष्ट्रियंस हैं उनको जब कंपटीशन मिलता है बॉम्बे में, तो वो एक रिजेंटमेंट आता है उनमें। क्यों? क्योंकि सिंधीज उनको
आउटस्मार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो रेफ्यूजीज कैंप में रह रहे हैं, उनकी जो कंडीशंस हैं बहुत ही पुअर हैं, है ना, ऑलमोस्ट लाइक ए प्रिजन वाली कंडीशंस में रहते हैं। फिर भी उनका जो पूरा गुस्सा है वो स्टेट मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी में फूटता है, और कहीं ना कहीं वो लोग, नेहरू के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि नेहरू हैज ऑल द राइट इंटेंशन, नेहरू इज ट्राइंग टू डू हिज बेस्ट, बट जो गवर्नमेंट की जो मशीनरी अगर वही काम की नहीं है तो नेहरू भी उसमें क्या कर सकते हैं। ये हो गया जो पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर, जहाँ से ना लोग आए, सिंधी आए, दूज आए, पंजाबीज आए। एक अनदर जो साइड है ईस्ट पाकिस्तान, जो बांग्लादेश प्रेजेंट, वहाँ प्रेजेंट डे का, वहां से भी लोग आए, है ना, हिंदू जो बंगालीज है उन्होंने माइग्रेट किया। तो सेक्शन 4 के अंदर, है ना, वो लोग ये बताते हैं कि ये लोग कलकत्ता में आके बस रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया ना, अनलाइक पंजाब जहाँ पे लोग सिंगल एग्जॉडस में इंडिया आए, बंगाल के केस में पीपल हैड ऑलरेडी स्टार्टेड माइग्रेटिंग बिफोर पार्टीशन, है ना, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था इस रियलिटी को कि पार्टीशन होके रहेगा। तो ऐसा कोई मेजर खून खराबा नहीं देखते हैं वहां पे, क्योंकि मोरलेस लोग माइग्रेट कर चुके होते हैं। और जो लोग बाद में और आते पार्टीशन के बाद, हाँ, ये डेफिनेटली प्रॉब्लम है कि उनको कहाँ सेटल किया जाए। तो कैलकाटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से वहाँ सेटल हो जाते हैं, या उनको जो पुरानी कोई, है ना, गवर्नमेंट बिल्डिंग मिल जाती है जो अंग्रेज छोड़ गए, उसमें वो लोग सेटल हो जाते हैं। तो उसके बारे में इसमें कवरेज है। तो जो हिंदू फैमिलीज हैं ईस्टर्न बंगाल की, वो माइग्रेट करती हैं कलकत्ता में इन ए स्प्रेड आउट मैनर, अनलाइक एक्सोडस इन पंजाब, ना, उसकी बात हो रही है। तो प्लस कोई सिग्निफिकेंट मुस्लिम्स बंगाल छोड़ के, है ना, ईस्ट पाकिस्तान में मूव नहीं करते हैं। तो अब उन लोगों को सेटल करें तो कहाँ सेटल करें ना, देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ लैंड। दूसरा, गवर्नमेंट ये मानती है कि जो बंगाली होता है वो कम कम्युनल होता है। तो कहीं ना कहीं टाइम के साथ साथ हो सकता है जो हिंदू माइग्रेंट्स आए हैं ईस्ट पाकिस्तान से, वो समय के साथ वो वापस बांग्लादेश चले जाएंगे, क्योंकि वो पंजाबीज के कंपैरिजन में लेस कम्युनल माइंडेड होते हैं, ऐसा गवर्नमेंट सोचती है बंगाल की। तो वो इतना ज़्यादा, है ना, एक्टिवली उनको रिसेटल करने की कोशिश नहीं करती है। तो उनके ग्रीवांसेस होते हैं, उनके पास सैनिटेशन नहीं है, रोटी कपड़ा मकान नहीं है। तो दोनों साइड में अगर आप देखेंगे, जब इस तरह की कंडीशंस प्रिवेल करती है ना, लोगों में एक अप्रीहेंशन होता है। तो तो जो एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज हैं, चाहे लेफ्ट विंग हो चाहे राइट विंग हो, है ना, वो कहीं ना कहीं लोग उसकी तरफ ग्रेविटेट होते हैं, है ना, उनकी तरफ उनका झुकाव होना शुरू होता है। तो दिल्ली के अंदर बात करें, पंजाब के अंदर बात करें, तो जो आरएसएस है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, राइट विंग आइडियोलॉजी है, उसकी तरफ लोग ग्रेविटेट होते हैं। और बंगाल के केस में हिंदू महासभा कोशिश करती है, लेकिन लोग जो कम्युनिस्ट हैं, है ना, कम्युनिस्ट लोगों की तरफ लोग, है ना, ज्यादा जो रेफ्यूजीज हैं ज्यादा ग्रेविटेट होते हैं। ठीक है। तो अनलाइक आरएसएस महासभा, ये कम्युनिस्ट हैं, दे स्टोल द शो व्हेन इट कम्स टू बंगाल। और उनके जो रेफ्यूजीज के जो ग्रीवांसेस हैं उसको वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। और आप देखते हैं कि बंगाल में, है ना, हमेशा से लेफ्ट गवर्नमेंट रही है काफी लंबे टाइम तक, अब तो नहीं है लेकिन पहले रही है। ठीक है। तो यही इसी चीज को लेकर डिस्कशन है। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो पूरा फोकस है वो पंजाब के रेफ्यूजीज के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं जो बंगाल के रेफ्यूजीज हैं, हिंदू रेफ्यूजीज हैं, फील करते हैं कि हमें उतना ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, या पंजाब के रेफ्यूजीज को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है ना, हमें उतना, है ना, सरकार हमको लेके इतना कंसर्न नहीं है। तो जो पूरा जो रिसेटलमेंट प्रोसेस है वो पंजाब के केस में लेस पेनफुल है, और ज्यादा पेनफुल है आप कहेंगे हिंदू बंगालीज के केस में। सेक्शन 5 अगर हम लोग बात करें, आगे इस चैप्टर में बढ़ते हैं, तो इसमें देखिए, कभी भी कोई वॉर होता है, कोई पार्टीशन होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है भाइयों के बीच में होता है, जैसे या इन जनरल अगर हम लोग बात करें, कोई भी वॉर होता है, पार्टीशन होता है, तो सबसे बड़ा लोग तो सफर करते हैं, लेकिन एक सेक्शन है विमेन सेक्शन, वो सबसे ज्यादा सफर करता है। चाहे आप रामायण की बात करें, है ना, वहाँ पे सीता ने सफर किया, अहल्या ने सफर किया, है ना, और इस तरीके से लोग, है ना, हमेशा विमेन एक डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा सफर करती हैं। तो उसी चीज को लेके सेक्शन 5 में ये बात हुई कि जो मेन जो विक्टिम्स है पार्टीशन के, है ना, वो कहीं ना कहीं विमेन हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं। विमेन के केस में क्या होता है, जैसे हमने मूवीज में भी देखा है कि पार्टीशन होता है तो दोनों ही साइड में ना विमेन मारी जाती हैं, विमेन को अबडक्ट किया जाता है, किडनैप किया जाता है अगेंस्ट देयर विल, देयर फैमिलीज विल, दे आर डिसेबल्ड, दे आर वायलेटेड, दे आर, है ना, उनकी फैमिलीज उनको फिर छोड़ भी देती हैं जब उनको लगता है कि भाई ये विमेन है ना, जो ऑनर जो एसोसिएटेड है उसके साथ, है ना, वो उससे कॉम्प्रोमाइज हुआ है। सो तो पूरा डिस्कशन इस सेक्शन के अंदर कि विमेन कैसे सफर कर रही हैं। जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर हम लोग बात करें, तो दिल्ली और बॉम्बे के अंदर जो ब्रोथल्स हैं ना, जो जो प्रोस्टिट्यूट जो जो हाउसेज हैं जो चलते हैं, उसमें वो डिस्प्रोपोर्शनेटली रेफ्यूजी विमेन से फिल हो जाते हैं, और उसमें भी वो वाली विमेन होती हैं जो अपनी ही फैमिली के द्वारा
अबेंडन कर दी गई हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डिग्निटी वायलेट हो गई है एक तरह से दूसरी कम्युनिटी के हाथों। तो फैमिली उनको ओन नहीं कर रही है, तो उनके पास कोई अपना लाइवलीहुड का ऑप्शन नहीं है, तो ब्रोथल में आपको इस तरह की विमेन ज़्यादा मिलती हैं। और इसमें और जो बात अगर हम लोग आगे देखते हैं, जब पूरा जो डस्ट सेटल हो जाता है और जब टेम्पर काम डाउन हो जाते हैं, तो इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक मुहिम चलाती है, इनिशिएटिव चलाती है कि हम जो अबडक्टेड वुमेन हैं, है ना, बोथ साइड में, इंडिया और पाकिस्तान में, उनको वापस से रीयूनाइट करेंगे उनके फैमिली के साथ। तो पूरा एक उसमें, है ना, जो मृदुला साराभाई हैं और रामेश्वरी नेहरू हैं, वो इस पूरे इनिशिएटिव, जो फेमिनिस्ट हैं, इस पूरे इनिशिएटिव को लेड करती हैं और उसमें नेहरू काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन आयरोनिकली और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, ट्रेजिक है कि कुछ वुमेन हैं जो रेस्क्यू कर ली जाती हैं, बट वो, है ना, रिलेक्टेंट होती हैं अपनी फैमिली से, पुरानी फैमिली से यूनाइट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने, दे हैव ऑलरेडी मेड पीस जो उनकी सराउंडिंग्स है उसके साथ, प्लस वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, प्लस उनके बच्चे हो गए हैं। तो उनको ये लगता है कि अगर हमें यूनाइट भी करते हैं तो हमारी फैमिली पहली बात तो हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी, अगर हमें वो एक्सेप्ट कर भी लेती है तो हमारे जो बच्चे हैं जो हुए हैं वो कभी भी उस फैमिली के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। सो दे आर नॉट दैट विलिंग। तो उनका ये कहना है कि भाई जब आप हमें फर्स्ट, जब जरूरत थी, जब तो आपने हमें बचाया नहीं, अब आप हमें क्यों रीयूनाइट कर रहे हो ना, वो आप एक तरह से हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। तो बड़ा ही पेनफुल इसमें, है ना, ये उनकी कंडीशन है वुमेन की, दोनों साइड में, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। ठीक है, जब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 6 में जाते हैं, तो उसमें बात हो रही है कि जब पूरा ये जो पार्टीशन होता है और रेफ्यूजीज के ग्रीवेंसेस होते हैं ना, सेटलमेंट हो रहा है, तो उसमें एक्सट्रीमिस्ट जो आइडियोलॉजीज होती हैं, राइट विंग हो चाहे लेफ्ट विंग हो, उसके प्रति लोग ग्रेविटेट करते हैं ना, लोग हमेशा वो चीजें अपील करती है, उनकी जो रेटोरिक है, एक्सट्रीम रेटोरिक, वो हमेशा अपील करती है। ठीक है, तो दोनों लेफ्ट विंग और राइट विंग, जो नेहरू की गवर्नमेंट है, जो कि समवॉट लिबरल गवर्नमेंट है ना, वो उसके लिए एक चैलेंज के फॉर्म में उभर के आते हैं। तो तेलंगाना में हम लोग देखते हैं जब पार्टीशन होता है, तो जो वो एक तरह से पहले वहाँ हैदराबाद रहता है, निजाम ऑफ हैदराबाद, उससे उसको फ्री करते हैं। जो फार्मर हैं, है ना, उनके पास लैंड नहीं है, वो लोग रेस्टलेस हैं, वो भूखे मर रहे हैं, स्टार्विंग हैं। तो जो कम्युनिस्ट हैं वो इस पूरे सिनेरियो को भुनाते हैं और वो कंट्रोल कर लेते हैं तेलंगाना रीजन को। हम लोग फेमस हमेशा हम लोग देखते हैं, जब भी बात होती है, इवन नक्सलिज्म की बात होती है, तो भी उनका आज भी गढ़ कहाँ है, तेलंगाना में है। तो वो क्या करते हैं, पूरा कंट्रोल कर लेते हैं तेलंगाना को, और जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जमींदार होते हैं, उनके जो बड़ी बड़ी कोठियां होती है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और उनका जो एक्सेस लैंड होता है ना, उनसे लेके, जमींदारों से लेके, और वो फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो उनके प्रति जो सहानुभूति है लेफ्ट या जो कम्युनिस्ट लोग हैं, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है लोगों के अंदर। ठीक है, तो उसमें एक जिक्र हो रहा है कि जो कम्युनिस्ट लीडरशिप है वो पूरी की पूरी नेहरू के अगेंस्ट नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं जो पीसी जोशी होते हैं, जो कम्युनिस्टों के लीडर होते हैं, ही इज प्रो नेहरू, बट उनको जो नेक्स्ट लीडरशिप जो रिप्लेस करती है ना, बीटी राणा दिवे, ही इज नॉट दैट प्रो, है ना, ही इज अ हार्ड लाइनर। तो उसमें उसी का डिस्कशन हुआ है कि जैसा हमेशा होता है कांग्रेस में भी, अगर आप देखेंगे इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो लीडरशिप है, दैट इज मेनली अपर कास्ट हिंदूज हैं, उसको लीड करते हैं। उसमें भी जो ब्राह्मण्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक एलिगेशन लगता रहा है कांग्रेस पे। तो कम्युनिस्टों में भी कुछ कुछ ऐसा है, पीसी जोशी हैं, पीटी राणा दिवे हैं, वो दोनों ही अपर कास्ट हिंदू हैं। पीटी राणा दिवे इज ए कायस्थ। ठीक है, सो पीसी जोशी प्रो नेहरू हैं, इज ए फ्रेंड ऑफ नेहरू, लेकिन उनको जो बीटीआर रिप्लेस करते हैं, बीटी राणा दिवे, वो हेडलाइनर है। वो ये कहते हैं कि जो नेहरू हैं वो पिट्ठू हैं, किसके, अमेरिका वालों के पिट्ठू हैं, और नेहरू की जो गवर्नमेंट है वो पीपल्स गवर्नमेंट ना होकर एक बुर्जुआ गवर्नमेंट है, जो कि जो इंपीरियलिस्ट फोर्सेज हैं उनके प्रति वो लॉयल है। ठीक है, तो प्लस इंडिया के जो नेबर है उसमें चाइना में उसका माओ जेडोंग जो हैं वो उभर के आते हैं ना, उनकी विक्ट्री होती है, और कम्युनिस्ट लोगों का आधिपत्य हो जाता है आपका चाइना के अंदर। तो इंडियन जो कम्युनिस्ट है, उन लोगों को भी लगता है कि अब हमारा टाइम भी आने वाला है, और इंडिया में भी एक लोगों में एक डिससेटिस्फेक्शन है, और कहीं ना कहीं लोग कम्युनिस्ट लोगों को चाहते हैं। तो मे बी दिस इज द राइट टाइम जब हम, है ना, हम इंडियन जो गवर्नमेंट है उसको चैलेंज करें, नेहरू गवर्नमेंट को, और कम्युनिस्ट रूल इंडिया में लेके आए हैं। तो वो इस पूरी चीज से एनकरेज हो जाते हैं। इवन जो सोवियत हैं वो लोग भी इनको एनकरेज करते हैं, और वो एक वॉर डिक्लेयर कर देते हैं जो इंडियन कम्युनिस्ट हैं, है ना, पूरे इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, मशीनरी के ऊपर। तो गवर्नमेंट बीइंग गवर्नमेंट, वो पूरी माइट के साथ रिटेलिएट करती है, और विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड जो कम्युनिस्टों की जो मेंबरशिप है वो ड्रास्टिकली डिक्लाइन हो जाती है, और उनका इन्फ्लुएंस पूरी तरीके से गवर्नमेंट चेकमेट कर देती है। लेकिन ऐसे ही राइट विंग जो फोर्सेस हैं, है ना, जैसे जब जब कम्युनिस्ट अपना ना इन्फ्लुएंस लूज कर रहे हैं, तो जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, हिंदू महासभा है, और जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी
जो रेफ्यूजीज हैं उनके जो सेंटिमेंट्स है, ग्रीवांसेस को बुनाने की कोशिश करते हैं, है ना, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे उनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है। अगर आपको याद हो तो जनरली जो आरएसएस है उसको नेहरू ने और पटेल ने बैन कर दिया था जब नथुराम गॉडसे ने जब असेसिनेशन किया था महात्मा महात्मा गांधी का 30 जनवरी 1948 को। तो पटेल का ये मानना था कि इसमें कहीं ना कहीं जो आरएसएस वालों का है ना सिंपैथी है गॉडसे के प्रति और वो उसका वर्ल्ड व्यू शेयर करते हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया है महात्मा की किलिंग को, तो बैन कर देते हैं। लेकिन बैन 1 साल रहता है, उसके बाद जो आरएसएस के हेड है ना कैरिज्मेटिक जो फिगर है एमएस गोलवालकर, वो अग्री कर देते हैं। वो एक तरह से कहते हैं ना एक तरह से अपना वर्ड देते हैं कि भाई हम लोग अब इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। आरएसएस जो कैडर है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति लॉयल्टी प्रोफेस करता है, इंडियन जो तिरंगा है ना, उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और हमारी जो एक्टिविटीज है हम लोग मेनली कल्चरल स्फीयर के अंदर हम लोग लिमिट करेंगे और हम किसी प्रकार का वायलेंस या सीक्रेसी वगैरह जो है उसको हम लोग पूरी तरीके से रिनाउंस करते हैं। और प्लस पटेल जो है हमेशा से उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है आरएसएस की जो भी आइडियोलॉजी है, लेकिन वो देखते हैं कि जो डिसिप्लिन है आरएसएस के अंदर उसके कैडर के अंदर और उस डिसिप्लिन और डेडिकेशन को वो एडमायर करते हैं और वो ये चाहते हैं कि आरएसएस के लोग हम आपका बैन हटा देते हैं, बट आपको अगर करना ही है काम तो आप कांग्रेस में मर्ज हो जाओ और अंदर से है ना कांग्रेस के अंदर से काम करो, तो वो तो कभी होता नहीं है। और आरएसएस और ऑन द अदर हैंड नेहरू जो है हमेशा से व्हेन ही 60 इयर्स ओल्ड 1949 में वो आरएसएस को हमेशा से एक थ्रेट मानते आए हैं कि वो ये मानते हैं कि कम्युनिस्टों से भी बड़ी थ्रेट कौन है, आरएसएस है। तो उनका एक इतना सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, जबकि पटेल का एक सॉफ्ट कॉर्नर है आरएसएस के प्रति। और इसमें ही चैप्टर में दिया हुआ है कि जब शिवाजी पार्क में जो एमएस गोलवालकर का जो गढ़ है ना बॉम्बे में, शिवाजी पार्क में जब एमएस गोलवालकर जब स्पीच देते हैं तो वहां पे 1 लाख लोग आते हैं, लेकिन जब थोड़े टाइम बाद नेहरू आते हैं उसी शिवाजी पार्क बॉम्बे में तो 6 लाख लोग आते हैं। ऑथर ये कंक्लूड करते हैं कि जब इंडिया आजाद हो रहा है तो जो नेहरू का जो एक आइडिया है इंडिया को लेकर, इंडिया विल बी सेक्युलर कंट्री, इंडिया विल बी डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया एक वेलकमिंग कंट्री होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, वो आइडिया जीत रहा है। जबकि एमएस गोलवालकर का जो आइडिया है इंडिया को लेके दैट इंडिया विल बी डोमिनेंटली ए हिंदू इंडिया और एक शोविनिज्म नेशनलिज्म की बात हो रही है, उस पर नेहरू का जो आइडिया है वो उस पर भारी पड़ रहा है, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग, है ना। हम लोग देखते हैं ये चीजें चेंज होती हैं 2014 में, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट उस टाइम तक कहीं ना कहीं नेहरू का जो है वो इंडिया का आइडिया वो भारी पड़ रहा है। गोलवालकर के आइडिया ऑफ इंडिया पे ये चैप्टर में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। नाउ हमने ये डिस्कस कर लिया। अब इसमें जो नेक्स्ट जो सेक्शन है, सेक्शन 7 ना, लास्ट जो सेक्शन है उसकी हम लोग बात करेंगे। सो इसमें रिफ्यूजीज एंड द रिपब्लिक की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पार्टीशन के टाइम, पोस्ट पार्टीशन ऑलमोस्ट 80 लाख रेफ्यूजीज इंडिया में आते हैं, ईस्ट पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से लोग सेटल होते हैं। और जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स था, है ना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया के सामने। उतना ही बड़ा चैलेंज इन रेफ्यूजीज को सेटल करना है इंडिया के अंदर, है ना। वो दोनों ही चैलेंजेस को हम लोग सक्सेसफुली ओवरकम कर लेते हैं, जैसा ऑथर का कहना है। और ऑथर ये इसमें बहुत एम्फेसाइज करते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में, चाहे वो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हो, चाहे वो रेफ्यूजीज का सेटलमेंट हो, जो एक्टर्स हैं, है ना, जो इसमें इन्वॉल्व है इस पूरे प्रोसेस में, वो पूरी तरीके से इंडियन है। हमने कोई ब्रिटिश हेल्प नहीं ली या हमने किसी और कंट्री की हेल्प नहीं, हमने अपने आप ही, है ना, आत्मनिर्भर तरीके से पूरा प्रोसेस को टैकल किया। फॉरेनर्स के लिए अनइमेजिनेबल था कि इंडियंस क्या पार्टीशन के बाद, जैसा हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में देखा था नहीं, जो एक्सपेरिमेंट है जो डेमोक्रेसी का इंडिया में, वो तो कोलैप्स होने वाला है। अभी नहीं तो अभी थोड़े दिनों बाद कोलैप्स होने पा रहा है। तो सब लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कैसे इंडिया इतने रेफ्यूजीज को, कम्युनल राइट्स को टैकल करेगा, इतने प्रिंसली स्टेट्स को कैसे ये लोग, है ना, अपने आप में मिलाएंगे। लेकिन जितने भी पेसिमिस्टिक प्रेडिक्शंस होते हैं न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया को लेके, वो सारे प्रेडिक्शंस गलत प्रूव होते हैं। और इसमें जो मेन जो रोल प्ले करते हैं उसमें नेहरू हैं, पटेल हैं, इवन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं बिहाइंड द सीन लाइक सरदार तारलोक सिंह आईसीएस ऑफिसर हैं, वीपी मेनन है, या फिर सोशल वर्कर्स हैं जैसे कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं, मृदुला साराभाई हैं, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जो कि सभी लोग इंडियंस हैं। ऑथर लास्ट में ये कंपेयर करते हैं कि इंडिया को का जो कंडीशन है, जो इंडियन एक्सपेरिमेंट है, अगर उसको हम लोग कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं जो सोवियत यूनियन है उसके साथ हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब सोवियत यूनियन जब बनता है आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो वहाँ पे भी इंडिया की तरह है ना, डिफरेंट डिफरेंट एथनिसिटी के लोग रह रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग रह रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग भाषाओं के लोग रह रहे हैं, अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लोग रह रहे हैं, डेमोग्राफी उसकी बहुत ज़्यादा है, जोग्राफिकल साइज बहुत बड़ा है। तो इंडिया के केस में भी ये सब चीज़ें एप्लीकेबल है। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया हैज़ डन अ बेटर जॉब व्हेन इट कम्स टू सोवियत यूनियन। कैसे?
क्योंकि इंडिया में हमने ना तो जो किसी प्रकार के लोगों को हमने ये लेबल किया कि ये लोग क्लास एनिमीज हैं, मैंने ना तो हमने ये कहा कि जो जमींदार हैं, जो राजा हैं, जो प्रॉपर्टी ओनर है ना, वो सब लोग क्लास एनिमीज हैं, तो उनको हम लोग एनाइलेट कर देंगे या उनको हम लोग जो गुलग्स में भेज देंगे, है ना, उनसे स्लेवरी कराएंगे। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और बहुत ही एक पीसफुल तरीके से, गांधीयन तरीके से चीज़ों को हमने टैकल किया और इस चीज़ में हम लोग बाकी के कंट्रीज से मच बेटर हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।